आईएएस और आरएस की सीरियस तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम आरएस के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कुछ उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सभी का स्वागत है। और बिना समय बर्बाद करते हुए, देखिए, आप सभी का समय बहुत कीमती है और समय की वैल्यू करना आपका धर्म है। और आपकी इस ड्यूटी के लिए आपको कि आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर सोचिए, फिर हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। इससे संभावित क्वेश्चन जो भी आपके होंगे, हम उसको तैयार करेंगे। जो एक्सपेक्टेड है कि आरपीएससी पूछ सकती है, एक्सपेक्टेड है कि यूपीएससी पूछ सकती है, ठीक है। और हम पूरी इमेज क्लियर कर लेंगे इसके साथ साथ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ठीक है एस्पिरेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब आपको हम 3 सेकंड देंगे और उसके बाद आप इसका आंसर सोचिएगा। आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस वीडियो को 1x, 1.5x या 2x जैसे भी सुनना चाहे सुन सकते हैं। लेकिन जब हम आपको क्वेश्चन दें, तो आप उसको आंसर जरूर टिक कीजिएगा। भाई मेरा आंसर ये है या ये है या ये है, जो भी आंसर आपका है उसको टिक कीजिए, ताकि आपको बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको एक क्वेश्चन करने का एहसास मिलता रहे, है ना। ठीक है दोस्तों, 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है। सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से रिलेटेड है। समझते हैं, देखिए क्या हुआ। देखिए, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, ये 2001 का एक्ट था, लेकिन ये प्रभावी हुआ 2012 में। और इसमें क्या हुआ, संवैधानिक जो संस्था, इसको सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। पार्ट कौन सा जोड़ा गया, पार्ट 9B जोड़ दिया गया, आर्टिकल 43B जोड़ दिया गया, और नागरिकों को सहकारिता समिति बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। ये चार मेजर चीजें इससे हुई। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, कहानी सुनाते हैं हम इसके पीछे की। देखिए कोई एक गांव में, एक विलेज में, जो किसान है, वो किसान अपना दूध बेचते हैं, मान लो, ठीक है। और इस मिल्क को पहले वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बेचते थे। तो जो खरीदार थे, वो उस सेलर की स्थिति का फायदा उठाकर उससे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में खरीदता था। मान लो ये 25 में ले लिया, या 30 में ले लिया, यहाँ पे 28 में ले लिया। तो ऐसे कस्टम बायर है वो इनसे, किसानों से खरीदता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनको फील हुआ, जब ये बैठे लोग, कि यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो इन्होंने कहा, देखो हम यूनाइट तो होना पड़ेगा, हमको एकता तो लानी पड़ेगी। और अकेले लड़ेंगे तो कमजोर रहेंगे हम, और मिलकर काम करेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। और ऐसे होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्भव। और इसमें फिर इसके एग्जाम्पल देखें, सक्सेसफुल एग्जाम्पल, तो अमूल गुजरात में, सरस राजस्थान में, और इफ्को तो है ही है। तो ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही संभव हो पाया। फिर इसके बाद और ऑप्शंस के साथ हम कुछ आर्टिकल और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं हम इसकी। तो 14 वर्ष तक के बच्चों की निवासी शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा, ये आर्टिकल किससे संबंधित है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। और शिक्षा से संबंधित ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तीनों। और 86वें संविधान संशोधन में 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे दी गई, ठीक है। आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद से रिलेटेड दो एक्ट हैं, यूएपीए और 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। और दूसरा है एनआईए एक्ट, ठीक है। अगर हम लोकपाल, भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था, ये आपने अन्ना हजारे आंदोलन सुना होगा या देखा भी होगा, तो ये उससे रिलेटेड है। इसमें लोकपाल की मांग इन्होंने की और एक्ट भी पारित करवाया 2013 में। और 2013 में एक्ट था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ठीक है। तो 97 में बताइए कौन कौन से पॉइंट है, कौन सा पार्ट जुड़ा। 9B, आर्टिकल 43B,
अब इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या मिल गया, संवैधानिक अधिकार मिल गया, और लोकतंत्र एवं स्वायत्त कार्य प्रणाली पर जोर मिला इनके लिए, है ना। इनकी जो कार्य संचालन जो है वो कैसा हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, डेमोक्रेटिक और स्वायत्त। ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से मेंस का कुछ डाटा निकाले तो अगर किसान, डेयरी, अमूल, सरस, इफको, सहकारी आंदोलन, श्वेत क्रांति, ग्रामीण विकास पर को कोई भी प्रश्न आता है तो हम 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो वो 86 में शिक्षा है, 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी, 2013 में लोकपाल, और यूएपीए रिलेटेड है टेररिज्म से। तो ये जो संविधान संशोधन जो है, ये देखो, संशोधन को आप कोई संशोधन मात्र, नंबर मात्र नहीं है, समस्या का संशोधन है। ठीक है। तो ठीक है, मुझे कोई क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। 97 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? 43 बी आर्टिकल। ओके। 97 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा पार्ट जोड़ा गया? 9 बी। सहकारी समिति किस संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है? 97 और कौन सा यार? शिक्षा का अधिकार किस आंदोलन से आया? 86। करेक्ट। लोकपाल किस अधिनियम से पारित हुआ? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किन निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के, भारत के नागरिक को उपलब्ध है? 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए इसका आंसर। देखिए, मान लीजिए कोई क्लब है ना, और इस क्लब में दो तरह के लोग हैं। ठीक है। एक तो है क्लब के मेंबर, इनको आप मान लीजिए इंडियंस। ठीक है। और एक है विजिटर्स, ये विदेशी है बाहर। ठीक है। तो क्लब क्या है, कुछ विशेष सुविधाएं हैं जो सिर्फ अपने सदस्यों को देता है। वो सेम वैसा ही कुछ संविधान में है। अब हम पढ़ते कौन कौन सा आर्टिकल है। देखिए, आर्टिकल 15 की बात करें अपन। आर्टिकल 15 है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये केवल भारतीयों को है। ठीक है। 16 गवर्नमेंट जॉब्स में समान अवसर, ओनली इंडियंस। 19 19 में 6 टाइप की क्या है अपने पास, फ्रीडम है। बताएंगे उनका नाम? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, और आवागमन की स्वतंत्रता, है ना। ये केवल भारतीयों के लिए है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है। ये केवल भारतीय नागरिकों के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो समूह है उनके लिए है। अगर हम बाकी विकल्पों की बात करते हैं, देखिए कौन सा विकल्प, ये चारों सही है इसमें। औरों में क्या है, कुछ कुछ दिए हुए हैं, जैसे 30 इसमें भी है, और 20 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। तो ऐसे आर्टिकल को हम देखते हैं इसमें कौन सा गलत है, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हुआ। ठीक है। ये ऑप्शन गलत हुआ। देखिए, आर्टिकल 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें ये सभी नागरिकों को है ना, ये सभी को है, इंडियंस प्लस फॉरेनर्स। तो एक तो ये गलत हो गया, पूरा इसमें सेट ही गलत हो गया। जबकि जो 20 है, ये भी सभी, ये सभी को है, दो सिद्धि से संबंधित। और आर्टिकल 23, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी सभी को अवेलेबल है। और आर्टिकल 30 की बात करें तो आपने पढ़ा, ये आर्टिकल 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए। आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 21 है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी सभी को है। और 23 धार्मिक स्वतंत्रता, सभी को है।
और 25 और 28 धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान है। सर ये भी सभी व्यक्तियों को पर लागू है। आर्टिकल 20 पढ़े हम सब पे है। 21 जो है ये भी सभी को है। 25 सभी को है और 30 हम पढ़े कि माइनॉरिटी के लिए है। तो आपको ये समझना होगा कि आर्टिकल 15 जो है ये भेदभाव से निषेध, आर्टिकल 15 भेदभाव से निषेध, आर्टिकल 16 रोजगार, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता 6 और 20 अल्पसंख्यकों को शिक्षा अधिकार। ठीक है, तो आप याद करिए जो भारतीयों को केवल इंडियंस को अवेलेबल है वो है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, याद करिए 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अब हम बात करते हैं 14 से लेकर 14 भारतीयों को नहीं है। 15 है, 16 है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 21A नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है और 29 और 30 है। ठीक है, चलो मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए इसी नॉलेज पे। बताइए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को अवेलेबल है? 19 और जिसमें 6 स्वतंत्रता है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21। स्वतंत्रता एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? 29 से 30। सरकारी नौकरी में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? 16। मानव तस्करी के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए भाई। 23 है ना। ठीक, तो 15, 16, 19, 29, 30 याद हो गया। वेरी गुड, आपको यही याद रखना है। और क्या होगा कि एग्जाम में पूरा संविधान याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा कि केवल भारतीयों के लिए है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए और आंसर सोचिए। 3, 2, 1। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? ये पूछ रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो निर्णय है उनका क्रोनोलॉजी बताइए। देखिए क्रोनोलॉजी तो खैर आपको याद हो जाएगी अगर इसके पीछे की कहानी याद होगी। आज आपको उसकी कहानी सुनाएंगे पूरी तो आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद आपके सारे डाउट्स कभी क्लियर हो जाएंगे और कभी इससे होंगे नहीं सारे डाउट्स आपके। तो चलो आपको बस इतना रिवीजन करना है। देखिए एक ही जो गोपालन बनाम मद्रास राज्य है ये 1950 का केस है। और गोलकनाथ केस जो है बनाम पंजाब राज्य ये 1967 का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये 1973 और मिनर्वा मिल्स 1980। तो देखिए इसकी कहानी सुनाते हैं आपको थोड़ी। ये कह सकते हैं एक तरह से संविधान की 4 पीढ़ियां हैं। उनका उन उनका उनकी कहानी है पूरी। देखिए हुआ क्या था। सबसे पहले 1950 में भारत भाई नया नया आज़ादी मिली, फ्रेश फ्रेश, और नया नया संविधान लागू हुआ। एक कम्युनिस्ट लीडर थे ए के गोपालन। ठीक है, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इनको क्या कर लिया, जेल में डाल दिया। इन्होंने कहा कि भाई मेरी स्वतंत्रता क्या कर ली है, छीन ली गई है, स्वतंत्रता छीन ली गई। इन्होंने ये बात कही और ये जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार जो है वो कानून के अनुसार काम करेगी। ओके, और फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुई बात पर्सनल लिबर्टी की 1950 में। ठीक है, ये केस आया 1950 में। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट घटना की 1967 में गोलकनाथ केस में। तो अब
देखिए सवाल उठने लगे कि क्या संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। तो एक्चुअली क्या था, गोलकनाथ जो फैमिली थी, इनकी जो लैंड, एग्रीकल्चर लैंड थी, वो उससे रिलेटेड इनके कुछ हित प्रभावित हो रहे थे उस समय। ये पहुंचते सुप्रीम कोर्ट भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है ना, ये फंडामेंटल राइट्स को नहीं छू सकती भाई साहब। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार होगी नाराज, उसके बाद गवर्नमेंट नाराज। और इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर संसद ही संविधान में बदलाव नहीं कर सकती तो फिर विकास कैसे होगा भाई। तो हम अगर संशोधन ही नहीं कर सकते तो बदलाव हम कैसे लाएंगे। और यहीं से स्टार्ट होती है पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी। ठीक है, इसकी जड़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अब आते हैं 19 तीसरे अध्याय पे, 1973 पे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए 1973 में ये सबसे बड़ा मुकदमा है भारतीय संवैधानिक इतिहास का। ठीक है, सबसे बड़ा मुकदमा माना जाता है इसको। और इसमें 13 जजेस की पीठ बैठी थी। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि क्या संसद संविधान में कुछ भी बदल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है एनी चेंज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद संशोधन तो कर सकती है, ठीक है भाई, पार्लियामेंट यू कैन चेंज, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको हम चेंज चेंज नहीं बदल सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ जन्म होता है फेमस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। ठीक है, मूलभूत अवसंरचना सिद्धांत का। ठीक है, तो केशवानंद भारती 1973 का कहानी कंप्लीट हुई। चौथा जो मामला आता है मिनर्वा मिल्स का 1980 में। इसमें क्या हुआ कि इमरजेंसी खत्म हो गई थी इस समय, इमरजेंसी खत्म। और 42वें संविधान संशोधन ने जो था संसद को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसने पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गलत है। और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को आप इनमें बैलेंस कीजिए। जो कि पार्लियामेंट ने क्या कहा था, पार्लियामेंट ने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, डीपीएसपी बाद में, पहले फंडामेंटल राइट लाएगी और दोनों में बैलेंस बनाएगी। तो मिनर्वा मिल्स का मतलब आप ये समझिए कि मिनर्वा मिल्स was harmony, Minerva Mills case established the harmony between fundamental right and DPSP. Got it? आई पूरी कहानी समझ में। तो हम समझते हैं, देखिए गोपालन जो केस था, यहाँ क्वेश्चन उठा आज़ादी क्या है भाई, आज़ादी बताओ। गोलकनाथ, सॉरी गोपालन नहीं रही, गोपालन केस में क्वेश्चन उठा आज़ादी क्या है। गोलकनाथ में हुआ क्या, संसद अधिकार छीन सकती है। ठीक है। और केशवानंद में केस उठा के संसद की सीमा क्या है, लिमिटेशंस बताओ भाई आपकी। और मिनर्वा मिल्स में डिटरमाइन हुआ कि अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी दोनों में संतुलन कैसे रखा जाए। ठीक है, पूरी कहानी क्लियर हुई। तो देखिए 1950 में गोपालन, 1967 गोलकनाथ, 1973 केशवानंद भारती और 1980 मिनरवा मिल्स। ये टाइम लाइन है। और इसके लिए हम ऐसा कुछ याद करते हैं। देखिए गोपाल के बाद, गोपाल ने गोलकनाथ को देखा, ठीक है, गोपाल ने देखा गोलकनाथ को, फिर केशवानंद आए और अंत में आई मिनर्वा मिल्स। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस मामले में दिया गया? 1973 केशवानंद भारती। फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती संसद, किस केस में ये बात कही गई? गोलकनाथ 1967, करेक्ट।
फंडामेंटल राइट और डीपीएस के बीच संतुलन किस केस में स्थापित हुआ? मिनर्वा मिल्स 80 1980। परमानेंट डिटेंशन से संबंधित प्रमुख मामला कब आया? ए के गोपालन 1950। तो अगर संविधान संशोधन में ये जो केसेस है ना सारे, ये बैलेंस शक्ति संतुलन कह सकते हैं हम इन सभी को। और ये चार केस जो है भारतीय संविधान की, भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, पढ़ो इसको और इसका आंसर बताइए। 4 3 2 1। हाँ जी, बताइए आंसर। थोड़ा टफ लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, देखिए इसमें टाइपो है। तो अनुच्छेद 21 है, ठीक है। तो इसमें उपाधियों का निश्चित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18, धार्मिक मामलों की स्वतंत्र प्रबंधन की स्वतंत्रता अगर बात करें तो ये तो हो गई ये। धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता की बात करें तो ये है आर्टिकल 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण की बात करें तो ये है आर्टिकल 29। शिक्षा का अधिकार की बात करें आर्टिकल 21 ए। ठीक है, आपका आर्टिकल शायद हो सकता है याद ना हो, लेकिन आज आपको इन इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आज हम याद करवा देंगे साथ के साथ। और हमारे टारगेट भी ये है कि हम आपको पीवाई क्यूज जो करा रहे हैं इसके साथ साथ ही आपकी आंसर आर्टिकल्स याद हो जाएं और आंसर्स के थ्रू आपका आर्टिकल याद हो जाए। तो चलो एक छोटी सी कहानी दिमाग में याद कर बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक संवैधानिक स्कूल है, स्कूल का नाम है, हम स्कूल में जाते हैं, इस स्कूल का नाम मान लीजिए कुछ भी, कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक स्कूल एटसेट्रा, इस तरह से ना। और इसमें अभी हम 4 कमरों में जा रहे हैं। कमरा नंबर 18 में लिखा हुआ है कि यहाँ राजा महाराजा नवाब सर बहादुर एंट्री नॉट अलाउ इनके लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिन करिए यही आर्टिकल 18, नो एंट्री लगाए मान लो इसमें। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि जैसे आप 18 साल के होते हैं तो सभी बराबर हैं, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। 18 आर्टिकल अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। कमरा 26 में गए हम। 26 में हमें लिखा है मिला कि भाई ये एक मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च का कॉमन हॉल है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि अपना धार्मिक जो संस्थान है आप खुद चलाओ। कॉमन हॉल है लेकिन आपको सबको अपने अपने संस्थान खुद चलाना है, ये हो गया आर्टिकल 26। इसमें धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक है। और आर्टिकल 29, यहाँ मान लो अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे हैं, तमिल, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू, और सभी अपनी भाषा बचाना चाहते हैं, ठीक है। यही है आर्टिकल 29, जिसमें भाषा, लिपि, ध्यान रखिएगा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण का आर्टिकल ये है। कमरा नंबर 21 ए जो है, यह स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट, 21 ए की बात करें, स्कूल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूम है। और यहाँ लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। एक अलग से सेक्शन बना दिया मान लीजिए स्कूल में पढ़ाई के लिए, तो राइट टू एजुकेशन आ गया यहाँ पे। ये 86वां संविधान संशोधन हो गया। देखिए ये सभी जो आर्टिकल हैं ये सिर्फ रटने के लिए नहीं होते एक्चुअली, एग्जाम दरअसल पर हम रटने लग जाते हैं, पर अब ठीक है रटने भी आपको कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी से बनाइए, इसको याद रखिएगा। एक्चुअली क्या है कि आरपीएससी और यूपीएससी देखना चाहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स की जो कैटेगरी है वो आप समझते हैं या नहीं, क्योंकि आर्टिकल्स और क्लॉज और सब क्लॉज रटने का काम वकील का है, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं। आपका काम मोटा मोटा ये याद होना जरूरी है कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक किस विशेष अ, अधिकार का वर्णन है, किस विशेष एस्टेब्लिशमेंट है किसी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 18, 26, 29 और 21 से हमने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, एक चीज़ समझिए, जो 18 आर्टिकल है इसमें नो एंट्री तो है किन के लिए? सर,
राय बहादुर महाराज, लेकिन भारत रत्न और पद्म अवार्डी इनको अलाउ है। क्यों? क्योंकि ये टाइटल्स नहीं है, ये हैं डेकोरेशंस। ठीक है, अलंकरण है। ठीक है, टाइटल नहीं दिए जाते, अलंकरण दिए जाते हैं इनके कामों के लिए, तो ये अलाउ है। ठीक है, अब हमें आप थोड़ा सा बता दीजिए। 18 में टाइटल खत्म, 26 में टेम्पल मैनेजमेंट, 29 में लैंग्वेज सेव करेंगे, और 21 में एजुकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो इससे बेसिस कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। बताइए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 से। ठीक है, और उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में? 18। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन 26। भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का 29। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? पढ़ाए थे आपको, 86वां संविधान संशोधन कब? 2004, तो 2002, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए, अब ये आर्टिकल आप शायद नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बताइए इसका आंसर पढ़िए। संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत क्या है? 3, 2, 1। बताइए। हाँ जी, बताइए इसका आंसर बताइए। देखिए, अब ये आंसर टिक कर लेते हैं, फिर इसकी कहानी सुनाते हैं आपको। मौलिक अधिकार की हम बात करें, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से, यूएस से। डीपीएसबी, राज के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये लिए गए आयरिश संविधान से। और मंत्रिमंडल सरकार, ये ली गई है हमारे इनके ब्रिटेन के संविधान से। और केंद्र एवं राज्य संबंध, ये लिए गए हैं कनाडा से, संविधान से, यहाँ से। ठीक, चलो देखिए, 1946 में संविधान सभा, मान लीजिए कि एक भ्रमण के लिए निकली, और होना भी है कि मान लो आप अपना घर बनाते हैं, तो आप और लोगों के घरों की डिज़ाइन भी देखते हैं कि भाई उनका कैसा है, उनका कैसा है, उनमें क्या सुविधाएं हैं, तो हम बेस्ट समय से ले लेके अपना घर बनाते हैं बेस्ट, क्योंकि उसमें जीवन भर रहना है। तो संविधान भी एक तरह से जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो ठीक वैसे ही हमने हर देश में भ्रमण किया, उनके संविधान पढ़े, और वहाँ से जो जो अच्छी चीज़ें हमें लगी वो हम लेके आए। तो अम्बेडकर साहब और संविधान सभा निकल के बाहर घूमने के लिए, ठीक है, ये विश्व यात्रा कर रहे हैं, और ये पहुंचे पहले यूएस में। यूएस में गए तो यूएस में देखा कि वहाँ लोगों ने देख के और कहा कि यार, यहाँ का जो ये है ना सर सिस्टम है ना, सरकार से पहले नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होना, ये अच्छा रूल है। और संविधान को ये रूल पसंद आया, वहाँ का ये सिस्टम, वहाँ का पसंद, ये विचार पसंद आया। और भारत के लिए क्या लेकर आए? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, फिर दूसरा पड़ाव ये निकले, फिर इसके बाद आयरलैंड आगे चले। ठीक है, आयरलैंड आके देखा इन्होंने कि भाई यहाँ तो, वहाँ सरकार बोली कि जो हर चीज़ है ना अदालत में नहीं होती, सरकार को समाज कल्याण के लिए लक्ष्य भी होने चाहिए सरकार के पास, भाई उन्हें क्या करना है, उनके पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल अलग होना चाहिए। तो ये बात हमको इन बस पसंद आई, और इन्होंने कहा कि हम डीपीएसपी यहाँ से ले लेते हैं भाई, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या आयरलैंड से लिया है। फिर इसके बाद चलते हैं हम ब्रिटेन। तो भाई यहाँ से तो हमने बहुत कुछ लिया, फिर भी हम गए वहाँ पे, तो कभी ये मत दो यार, ये राजा वहाँ राजा था, ठीक है, लेकिन शासन कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। तो इन्होंने कहा नहीं यार, ये राजा वाला सिस्टम मत दो, लेकिन ये जो आपका प्रधानमंत्री और ये शासन सिस्टम है, ये बढ़िया है। तो मैं राजा तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम दे दो यार। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम वहाँ से लिया। और पार्लियामेंट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, ये ब्रिटेन से मिल गया हमको। फिर इसके बाद पार्लियामेंट गवर्नमेंट में पीएम तो है ही है। फिर इसके बाद हम पहुंचे कनाडा, थोड़ा घूम के आ रहे हैं। ठीक है, यूएसए, आयरलैंड, फिर कनाडा ऐसे। तो अब पहुंचे कनाडा, यहाँ हमने क्या देखा कि भाई देखो, केंद्र तो बड़ा मजबूत था यहाँ पे, लेकिन राज्यों को भी अधिकार थे। हमें लगा कि यार ये मॉडल तो है, ये पसंद आ गया भाई, ये तो है ना, हमें भी ऐसे मॉडल चाहिए। और संविधान सभा बोली ओम फो बोल के, और फंडामेंट फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, और सेंटर एंड स्टेट,
रिलेशंस हम यहाँ से लेंगे, मतलब फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्ग सेंटर यहाँ की देखो। देखिए इस क्वेश्चन से आपको ये पता चला कि भारत किन किन देशों से प्रभावित है, और ये फाउंड अपने पॉलिटी का बेसिक नॉलेज है जो आपको पता भी होना चाहिए। तो अमेरिका से हम लाए राइट्स, आयरलैंड से लाए डीपीएसपी, ब्रिटेन से लाए कैबिनेट और कनाडा से लाए सेंट्रल स्टेट। ठीक है, अमेरिका ने अधिकार दिए, आयरलैंड ने नीति दी, ब्रिटेन ने सरकार दी और कनाडा ने संघवाद दिया। याद हुआ? चलो याद हुआ तो जवाब दो क्वेश्चंस के। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिए गए हैं? अब तो आप ये कर रहे हो चीटिंग। हाँ, यूएस से, अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है? कनाडा से। राज्यसभा के नामांकन की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है? राज्यसभा की नॉमिनेशन सिस्टम वो किस देश से? वो है आयरलैंड से। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा संविधान बहुत खूबसूरत संविधान है, क्योंकि हमने डिटेल्ड स्टडी करके चीज़ें अपनाई हैं। चलो ठीक है दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन यहीं रोकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक्स एस्पिरेंट्स। आप सभी सीरियस हैं। देखिए कॉमेडी की मूवी नहीं है, कॉमेडी की वीडियो नहीं है, ना ये कोई मीम्स है, ना ये रील्स है। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आसान बना के समझने की, क्योंकि शिक्षा जब आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें मजाक नहीं, गंभीरता तो होना स्वाभाविक है। हम उन चीज़ों को आसान बना के मजे से कर सकते हैं, और ये आपके करियर से, करियर का सवाल है, ना कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने से, जवाब लेने से सिर्फ। तो इस चीज़ में हमें सीरियस होना है। आपको जो ये चीज़ें वीडियो दी है इसको दोबारा से समय लेके दोबारा सुनिएगा, और आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस आप में दिक्कत है, जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे और चीज़ फोकस की जानी थी, या आपके हिसाब से जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका जवाब हम समय रहते हैं आपको दे देंगे। तो ओके, ऑल सीरियस एस्पिरेंट ऑफ आईएएस एंड आरएस, अपना बेस्ट दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय, सी यू।